बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद ये बैठक बुलाई गई है। लद्दाख के मौजूदा हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लद्दाख में फिर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। लद्दाख एलजी कविंदर गुप्ता ने बड़ी बैठक बुलाई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद ये बैठक बुलाई गई है और लद्दाख के मौजूदा हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो लद्दाख में जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, इसी बीच बैठकों का भी दौर जारी है। आज एक बार फिर से लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं। सीआरपीएफ के जवान के अधिकारी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ आईटीबीपी के भी बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आगे की सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीति तैयार की जाएगी। स्थिति को लेकर समीक्षा भी लेंगे राज्यपाल कविंदर गुप्ता और साथ ही साथ यहां पर आगे किस तरीके से काम करना है लद्दाख में, इस पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल बीते दिन 2:30 बजे दोपहर में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद प्रदेश में माहौल फिलहाल तो शांतिपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि धारा 163 लागू है। लेकिन जब धारा 163 खत्म किया जाएगा तो स्थिति फिर भी सामान्य हो, तो उसके लिए किस तरीके से काम करना है, इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने इसी को देखते हुए और इसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोरूप स्टैंजिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोरूप, क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जैसे मीटिंग एलजी के ऑफिस से मीटिंग खत्म हो गया, अभी इस वक्त हम सेक्रेटरीट में मौजूद है। यहाँ डीजीपी मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके लद्दाख की डीजीपी क्या कहने वाला है, इस पे हम सुनने के लिए यहाँ से सेक्रेटरीट में आया। और थोड़ी देर में हमको डिटेल जानकारी मिलेगा कि क्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डीजीपी के पास है। जी बिल्कुल। और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा मोरूप? आपको बता दूं, जिस तरह से जो एलजी के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुआ, उसमें जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में बताएंगे। हमें उम्मीद है तो लद्दाख की सिचुएशन को लेके, खासकर जब सोनम वांगचुक को कल अरेस्ट करने के बाद लद्दाख की स्थिति आज थोड़ा और नाजुक लग रहा है, तो उसको लेके डीजीपी यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। जी मोरूप, सोनम वांगचुक की कल गिरफ्तारी हुई, इसके बाद प्रदेश में किस तरह का माहौल है? क्योंकि सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं वो लद्दाख में ही मौजूद हैं, तो इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है गिरफ्तारी के बाद? जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो लद्दाख की सिचुएशन है थोड़ा कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है। क्योंकि लोग ज्यादा घर में रहना ही बेहतर समझते हैं। क्योंकि आपको देखा होगा जिस तरह से 24 तारीख को जो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लोग भी घबराए हुए काफी। यहाँ साथ ही साथ यहाँ फोर्स की डेवलपमेंट बहुत है, इसकी वजह से भी लोग एकदम से पैनिक सा हो गया। तो अभी हम उम्मीद है जहाँ ये डीजीपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें डिटेल बताएंगे, उससे लोगों को थोड़ा काम अपील मिलेगा। क्योंकि इस वक्त की लद्दाख की स्थिति बहुत ही नाजुक है। लोग डरे हुए घर में बैठे हुए, गिने चुने लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है मोरू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बैठक में नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। और श्रीनगर में पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहाड़ी सम्मेलन में एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मैं 5 अगस्त 2019 को बड़ी इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख मानता हूं। कुछ लोग इसको दूसरे हिसाब से देखते हैं। उसके पश्चात ही भारत की संसद ने जो कानून देश भर में बनाए थे, ऐसे 890 कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, आजादी के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुए। कुछ 2-3 बातों का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। बच्चों के लिए जो देश में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार था, वो भी जम्मू कश्मीर को पहली बार 2019 के बाद ही मिला। सफाई कर्मचारियों के लिए एक देश की संसद ने एक्ट बनाया था, जिसमें सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित थे। वो अधिकार भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद ही लागू किया जा सका कानूनी ढंग से। दलित शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों पर
अत्याचार रोकने के लिए जो कानून देश की संसद ने बनाया था, वो कानून भी 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। माइनॉरिटी एक्ट के तहत लागू करके उनके हितों को संरक्षित करने का काम भी तभी प्रारंभ हुआ और ये पूरा देश देख रहा था कि मिनिमम वेजेज एक्ट, जो श्रमिक काम करते हैं देश में, पूरे देश में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके वो भी उसके बाद ही लागू हुआ। ऐसे अनेक कमजोर वर्गों के लोग थे। मैं मानता हूं कि एक युग परिवर्तन वहां से प्रारंभ हुआ। आज देश के समाज के सभी नागरिकों को हक मिले, समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित हो, इसकी ईमानदार कोशिश हो रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात का ध्यान रखा था कि समाज के जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, खासतौर से सामाजिक और शैक्षिक रूप से, उनको आरक्षण रिजर्वेशन का लाभ देकर के समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की जो असली ताकत है वो यही है। अब आपको शेड्यूल ट्राइब माने आदिवासी का दर्जा कानूनी रूप से मिल गया। अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो देश की विकास की जड़ें काफी हद तक आदिवासी समुदाय में निहित रही हैं। और ये कहना उचित होगा कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय ने भारत की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य बनाने का काम किया, वो बाकी जगहों पर देखने को नहीं मिलता है। पहाड़ी समुदाय उसी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी के उस अभियान में आप सबका भी योगदान, जिसके द्वारा आपकी संस्कृति को सजोया जा सके। और एक देश में नया काम प्रारंभ हुआ, जनजातीय गौरव दिवस। ये पिछले कुछ वर्षों से ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया ताकि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उनकी प्राचीन महिमा, उनकी संस्कृति और उनके सम्मान को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके। ये सच है कि पहाड़ी समुदाय का हर एक सदस्य अपने में असीम है, अनुपम है और एक अद्भुत इतिहास भी समेटे हुए है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस समुदाय को भारतवर्ष की परंपराओं और संस्कारों का ध्वजवाहक मानता हूं। उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, मैं जानता हूं कि पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं एजाज अली साहब, जफर मनहाज साहब और आदरणीय मुजफ्फर बेग साहब को ध्यान से सुना है, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कहे गए हैं। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन इस सच को भी जरा जानने की जरूरत है। एक बात बहुत अच्छी कही गई कि जो आपको आरक्षण का लाभ मिला वो किसी से छीन करके नहीं दिया भारत सरकार ने, इसका विचार करके, ताकि समाज में कोई और समाज की भी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोग ये बराबर कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा कि जिन लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है उनसे आप दोस्ती का रिश्ता रखें, भाईचारे का रिश्ता रखें और पूरे समाज से रखना चाहिए। ये देश के विकास और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बड़ा अवसर है। देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिक्र हुआ, बहुत पहले लागू हो गया था। ये तथ्य भी आप जान जाइए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बनने के बाद 14 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो सका, वो भी 2019 के बाद ही। और 21 में मैं कहूं
उसमें तेजी आई। जल, जंगल और जमीन, ये जो आदिवासी समुदायों का अधिकार है, ये सुनिश्चित रहे, ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। राजनीतिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए असेंबली में सीटें भी रिजर्व की गई और 2024 में लंबे इंतजार के बाद आप भी इस एम्पावरमेंट के हिस्सा बन सके। आप इस बात से वाकिफ हैं कि भेदभाव के शिकार अनेक बार आपने पीड़ा झेली है। अब बराबरी का हक आपको संविधान दे रहा है। आरक्षण सहित जो बाकी व्यवस्थाएं हैं और जो आपका अधिकार है, वो लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब भी कोई नई बात आती है तो रेजिस्टेंस आता है और ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई बुरा भी मैं नहीं मानता हूं। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जो आरक्षण मिला है आपको, जिसके कारण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी नौकरियों में या पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसको कोई अब आपसे छीन नहीं सकता है। जो आपका हक है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि क्लब मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, गर्ल्स हॉस्टल, ये पिछले 4 वर्षों में कितने बने हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे बजट की अगर मैं बात करूं तो 4 वर्षों में ये इस डिपार्टमेंट का बजट 6 गुना से ज्यादा बढ़ गया है और बजट में भी आपके साथ कोई हक तलफी नहीं हो सकती है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप हो, रोजगार के अवसर हों, नए हॉस्टल भी जो बनेंगे उसी अनुपात में बनेंगे, आपके लिए भी बनेंगे, जो पहले से हमारे गुजर बकरवाल या बाकी भाई हैं उनके लिए भी बनेंगे और उसमें कोई हक तलफी नहीं हो सकती है। बड़ी संख्या में अमाउंट में भी, धनराशि में भी और संख्या में भी स्कॉलरशिप में बड़ी वृद्धि पिछले 4-5 वर्षों में हुई है। अनेक व्यक्तित्वों और संस्थाओं को पिछले दिनों अवार्ड भी मिला है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ वन संपदा अधिकार एक योजना है, प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये भी जम्मू कश्मीर में लागू है। इससे आपके परिवारों की आमदनी में इजाफा होता है, हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो आदिवासी समुदाय की बहनें हैं, महिलाएं हैं, दोनों स्वरूपों में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रही है और ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 2022 में वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करी थी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना भी प्रारंभ जम्मू कश्मीर में हुई और माइग्रेटरी आबादी का सर्वे हुआ है और मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूं कि आदि आदर्श गांव भी आपके लिए भी निश्चित रूप से जो आपका हक है उतने गांव और वैसा स्कॉलरशिप, जॉब्स, ये सब जरूर मिलेंगे। अनेक कार्यक्रम, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं उसमें समय नहीं जाया करना चाहता हूं, लेकिन आदिवासी समुदाय को अपने भाग्य की रचना स्वयं करने का सौभाग्य मिले, ये भारत सरकार की मंशा है और मेरा विश्वास है कि सतत विकास और समावेशी समृद्धि का दृष्टिकोण ही आदिवासी समुदाय के उज्जवल भविष्य को आकार दे सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है ये और आपकी समृद्धि और सशक्तिकरण ये उद्देश्य है। कुछ बातें कही गई हैं, पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन, पहाड़ी समुदाय को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग के बजाय आदिवासी कल्याण विभाग को देने, बेहतर हॉस्टल फैसिलिटी, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सब एक एक करके मैं बताऊं, मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है।
मैंने एक मोटे तौर पर सैद्धांतिक बात कही है कि जो आपको हक दिया गया उसमें से कोई हक तलफी न कोई कर सकता है न हो। कुछ चीजें हमें खुद भी करनी होती हैं। मुझे लगता है कि टूरिज्म का बड़ा जिक्र हुआ। मैं 2-3 बात कहूंगा, किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए कि यहाँ सामान्य रूप से धारणा बन गई है कि टीआरसी मैंने टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बनाने से टूरिज्म बढ़ जाएगा। देश अब बदल गया है। देश जब आजाद हुआ था तो निजी क्षेत्रों के पास धन नहीं था और इसलिए सरकारें होटल भी बनाती थी, सरकार स्टील भी बनाती थी, बहुत सारे काम ऐसी करती थी सरकार जो जरूरी था उस समय, देश की वो आवश्यकता थी। अब देश जहां पहुंच गया है, मुझे लगता है कि सरकार को इन सब कामों से बाहर जहां जहां सरकारें इनसे बाहर निकली हैं वहां विकास तेज गति से हुआ है। जहां सरकारें इन कामों में उलझी हुई हैं, मैं समझता हूं कि वहां विकास की गति मंद रही है। और एक जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट से भी हमें निकलना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन जाए, हर जगह के लिए जाने आने की सुविधा अच्छी हो जाए, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो जाए, पावर उपलब्ध रहे। मैं समझता हूं कि सरकार को इन बातों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और अगर हम इन टूरिज्म के सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दें, आप देख लीजिए देश में जहां भी टूरिज्म है, बड़ी संख्या में जहां टूरिस्ट जा रहे हैं, सरकारी हिसाब से मैं नहीं समझता हूं कि उस ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकते हैं जिस ऊंचाई को निजी क्षेत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाव है कि वो बाहर से आया है, ये भीतर का है। भाई भीतर का है, उसकी कैपेसिटी है तो वही बनावे। देश का है, ये मैं समझता हूं कि ये भाव अगर हम रखते हैं तो बहुत सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। जितनी भी ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं वो ठीक से चलें और आपके समुदाय को भी हर योजना का लाभ मिले। ये निश्चित रूप से जितना बताया गया है उसमें बहुत कुछ सच नहीं है, मैं भी जानता हूं, लेकिन हाँ कठिनाई है, ये भी मैं जानता हूं। उन कठिनाइयों को दूर करके ईमानदारी से इन लेटर एंड स्पिरिट वो इम्प्लीमेंट हो, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। और 100% सैचुरेशन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि आपको लंबा इंतजार करना पड़ा, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। आदिवासी समुदाय उन्हें देवता के रूप में पूजता है। आजादी के आंदोलन में जो उनका योगदान है या जिस तरह की कुर्बानी उन्होंने दी, मैं समझता हूं कि पूरा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। मैं उन्हें नमन करते हुए जम्मू कश्मीर के सभी आदिवासी समुदाय और नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो 10-11 वर्षों में देश को आज 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, उसके कारण देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते थे वो उससे बाहर निकल करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समाज कल्याण के भी ऐसे काम हुए हैं जो लंबे समय से नहीं हो सकते थे। मैं जानता हूं कि मनुष्य की जो आकांक्षा है वो बड़ी अनंत होती है, उसके सपने भी बड़े अनंत होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार जुटे, ये आवश्यक होता है। लेकिन किसी न किसी मोड़ पर देश की आवाम को भी कुछ चीजें सोचने की जरूरत होती है जिससे हमारा वजूद है बनता है। जिस देश ने हमको सब कुछ दिया, जिस देश ने हमको आजीविका दी, इज्जत दी, सम्मान दिया, उस देश के लिए हमने क्या किया, ये प्रश्न हमें खुद से पूछने की जरूरत रहती है और हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता रहती है। अपनी आकांक्षा पूरी करते हुए ये आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए। लेकिन हमारा योगदान क्या है,
ये भी हमें जरूर विचार करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य के बीच अगर हम संतुलन बैठा करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का, भारत का भी भला करेंगे, अपना भी, पहाड़ी समुदाय का भी भला करेंगे। सभी अधिकार निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकेंगे और जो एक संकल्प देश का है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, उसमें भी योगदान दे सकेंगे। 2 मिनट में 2 बातें कहकर खत्म करूंगा। वो देश से या किसी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। आजादी के बाद लंबे समय तक हमारी आर्थिक विकास दर वो नहीं थी, परिस्थितियां दूसरी थी। लेकिन 90-91 के बाद एक दौर आया, भारत की आर्थिक विकास दर में काफी वृद्धि हुई। इतनी बड़ी आबादी का देश, हमारी आवश्यकताएं क्या है? अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि इस देश को जरूरत है तेज आर्थिक विकास दर की, और संयोग से हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज हैं। और ये विकास निरंतर बनी रहे और ये विकास समावेशी हो, खासतौर से गरीब और ग्रामीण इलाकों तक इस आर्थिक विकास का लाभ पहुंचे, ये बड़ा आवश्यक है। दूसरी जो एक बीमारी देश में है भ्रष्टाचार की, जो देश को खोखला करता है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में, नहीं पड़ोसी के घर में, ये जो भाव है, मैं समझता हूं ये दिक्कतें पैदा करता है। अपने काम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर विचार करना चाहिए। और एक तीसरा प्रश्न जो है वो है आतंकवाद। आतंकवाद देश के बाकी अनेक हिस्सों से सिमट गया है। नॉर्थ ईस्ट मोटा मोटी आतंकवाद वहां खत्म हो गया है। एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद जिसे कहते थे, जो बड़ा सपना देखते थे कि नेपाल तक एक कॉरिडोर बना लेंगे, वो भी सिमट करके 1-2 जिलों तक रह गया। और मैं जो महसूस कर रहा हूं या जो भी इसका विश्लेषण कर रहा होगा या एनालाइज कर रहा होगा, वो इस बात मेरी राय से सहमत होगा कि आने वाले कुछ महीनों में ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलवाद भी देश से समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक और केरल का एक छोटा हिस्सा और जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, ये आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा। ये समाप्त हो, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और इसके बिना अगर लोग सोचते हैं कि विकास हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बाधा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस ये अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण इस तरह की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी हो सके। जाने अनजाने में, कई बार अनजाने में हम कर देते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल पैदा करता है। परिस्थितियां काफी बदली हैं। अब स्ट्रीट वायलेंस, मैंने पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, सब कुछ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से चल रहा है, यहां भी चल रहा है। जो भी बड़ी नामी तंजीमें हैं, उनका कोई बड़ा सरगना जिंदा नहीं है। अगर मैं आतंकवादियों की भर्ती की बात करूं तो लोकल रिक्रूटमेंट इस पूरे साल में 25 के सितंबर महीने बीतने जा रहे हैं, केवल 1 हुआ है। अनेक पैरामीटर्स हैं जिन पर काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसा पड़ोसी पा गए हैं, एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पेट में बराबर दर्द होता है। कोई भी परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद हर आदमी कोशिश करता है कि हम अपना घर बनाएं, अपने घर में कैसे समृद्धि आवे, इसकी कोशिश करें। 47 में बंटवारा हुआ, आजादी मिली, पाकिस्तान बना, और बंटवारे के तुरंत बाद अपना घर संभालने की बजाय उसने देश पर, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 प्रत्यक्ष युद्ध वो लड़ चुका है और युद्ध में हार चुका है। और ये बात उस
उन लोगों को समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकते और इसलिए अप्रत्यक्ष युद्ध और वो